इस बारे में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे, फिर हम बाकी के इक्वेशंस डिराइव करेंगे। तो प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है? अगर एक ऑब्जेक्ट को हम ना ही हॉरिजॉन्टली थ्रो करते हैं और ना ही वर्टिकली थ्रो करते हैं, पर एक सर्टेन एंगल में थ्रो करते हैं, वो एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ ना तो 0 डिग्री होता है ना ही 90 डिग्री होता है। फॉर एग्जांपल मान लें कि हमने 60 डिग्री के एंगल में इसे थ्रो कर दिया हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, तो इसका मोशन कैसा होगा? इसका मोशन कुछ ऐसा होगा। इसी मोशन को हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए मैं आपको दो केस इमेजिन करने के लिए कहूंगा। दोनों में ही आप हैं। एक तो आप मान ले आप ग्राउंड में खड़े हैं, और दूसरा कि आप एक ऐसे कार्ट में खड़े हैं या ऐसे ऑब्जेक्ट में खड़े हैं जो कि कांस्टेंट स्पीड से हॉरिजॉन्टली आगे बढ़ रहा हो। आप अगर ग्राउंड में खड़े होके, लेफ्ट हैंड साइड वाला केस पहला केस मैं इसे कहूंगा, और जो कार्ट में आप खड़े हैं इसे मैं दूसरा केस कहूंगा। तो पहले केस में अगर आप एक ऑब्जेक्ट को, एक बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं, तो इसका मोशन कैसा होगा इमेजिन कीजिए। अब अगर आप कार्ट में खड़े हैं और ये कार्ट आगे की तरफ बढ़ रहा हो और आपने गेंद को ऊपर की तरफ थ्रो किया, गेंद जब वापस नीचे गिरेगा तो आपके हाथों में ही आके गिरेगा। यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि लोग कहते हैं कि अगर मान ले कि हम ट्रेन में बैठे हुए हैं और हमने एक बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो किया, तो जब ये बॉल हवा में रहेगा तो हम तो उस समय आगे बढ़ गए ना, तो बॉल को तो पीछे लैंड करना चाहिए। ये एक कॉमन सा डाउट होता है, पर ऐसा होता नहीं है। आप इसे प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखिए। अगली बार जब आप ट्रेन में चढ़ेंगे या बस में चढ़ेंगे, शर्त यही होना चाहिए कि ट्रेन या बस जो भी हो, ये कांस्टेंट स्पीड से आगे बढ़े और ये स्ट्रेट लाइन में आगे बढ़े। आप एक गेंद को या किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंके, वो ऑब्जेक्ट आपके हाथों में ही आके गिरेगा, और आपको उस ऑब्जेक्ट का मोशन में और ग्राउंड में खड़े उस ऑब्जेक्ट को फेंकते हुए अगर उसी स्पीड से हम फेंके तो जो मोशन होगा, इन दोनों मोशन में कोई फर्क नजर नहीं आएगा। अर्थात अगर आप मान ले ट्रेन में बैठे हुए हैं और वही आप ग्राउंड में खड़े हैं, दो अलग अलग केसेस। तो अगर आप एक बॉल को मान ले कि 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से ऊपर की तरफ फेंक दिया, तो उस बॉल का मोशन आपको जैसा दिखेगा ठीक वैसा ही दिखेगा अगर मान ले आप ट्रेन में बैठे हुए हैं और एक बॉल को आपने 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से ऊपर की तरफ फेंक दिया। दोनों मोशन में आप कोई अंतर नहीं ढूंढ पाएंगे। अब कुछ देर पहले जिस डाउट के बारे में बात कर रहा था मैं, उसे क्लियर करने के लिए मैं एक और एग्जांपल आपको बताऊंगा कि धरती जो है ये भी तो घूम रही है। हमारे पैरों के नीचे जो जमीन है ये भी तो मूव कर रही है। अगर धरती घूमे तो ये जमीन भी मूव कर रही है। उसका स्पीड क्या है? एग्जैक्टली हमारे पैरों के नीचे जो जमीन है उसका स्पीड क्या है? इक्वेटर में इसका स्पीड है लगभग 1670 किलोमीटर पर आवर। इसे मीटर पर सेकंड में अगर कन्वर्ट करें तो ये बनता है लगभग 464 मीटर पर सेकंड। और ये अर्थ के सेंटर के रेस्पेक्ट में मैं बात कर रहा हूं। मैं बाकी सारे मोशन को इग्नोर कर रहा हूं, जैसे कि ये धरती सूरज के चारों तरफ घूम रही है, उस मोशन को मैं इग्नोर कर रहा हूं। ये पूरा सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर के चारों तरफ घूम रहा है, उसे भी मैं इग्नोर कर रहा हूं। ये गैलेक्सी इटसेल्फ एक सर्टेन स्पीड से मूव कर रही है, इसे भी मैं इग्नोर कर रहा हूं। सिर्फ धरती का जो रोटेशन है उसे मैं कंसीडर कर रहा हूं। इसी में इस जमीन का जो स्पीड है वो हमें मिलता है 464, लगभग 464 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब कि अगर ऐसा होता कि आप ट्रेन में बैठे हैं, आपने एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका और वो बॉल, चूंकि आप मूव कर रहे हैं और बॉल हवा में है, तो बॉल को पीछे लैंड करना चाहिए। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप पश्चिम की तरफ मुंह किए खड़े रहें और आप कूद जाएं। और धरती चूंकि पश्चिम से पूरब की तरफ घूम रही है, तो आपके पैरों के नीचे का जो जमीन है वो तो आपसे पीछे चले जाएगी ना। इसका मतलब अगर आप कूद के 1 सेकंड हवा में रह पाए तो आपके नीचे की जो धरती है ये तो 464 मीटर पीछे चली जाएगी आपसे। मतलब एक बार कूदे तो आधा किलोमीटर आगे, 2 बार कूदे तो 1 किलोमीटर आगे, 1000 बार कूदे तो 500 किलोमीटर आगे। न बस की टिकट, न ट्रेन की टिकट, न फ्लाइट।
अब फ्लाइट का तो सवाल ही नहीं उठता है, हम तो खुद फ्लाइट बन जाते हैं। फिर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हर एक ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी होता है। आप धरती में खड़े हैं, धरती घूम रही है, आपको अपने साथ लेके घूम रही है, इसका मतलब ये नहीं कि सारा एनर्जी धरती के पास है। जैसे ही आपको ये घुमा रही है तो आपके पास वो काइनेटिक एनर्जी इनहेरेंट प्रॉपर्टी के तौर पे है। आप जब एक गेंद को पकड़े हुए ट्रेन में, ट्रेन मूव कर रही है, तो इस गेंद का इनहेरेंट प्रॉपर्टी होगा इसका काइनेटिक एनर्जी। आपने गेंद को फेंक दिया, इसका मतलब यह नहीं कि आपने उसका काइनेटिक एनर्जी ले लिया और गेंद को फेंक दिया। इट इज इम्पॉसिबल। काइनेटिक एनर्जी उसका इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, वो उस काइनेटिक एनर्जी को रिटेन करेगा जब तक वो किसी से टकराए ना, या फिर किसी और फील्ड में चले जाए, अपने पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाए। इस तरह के केसेस में उसका काइनेटिक एनर्जी घटेगा। लेकिन आप उस स्पीड को जो उसके पास एज इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, जो कि ट्रेन के मूवमेंट के कारण आपको मिला, आपके मूवमेंट के कारण आप चूंकि बॉल को पकड़े हुए हैं तो बॉल को मिला, उस स्पीड को या उस वेलोसिटी को आप गायब नहीं कर सकते हैं। तो ये उस वेलोसिटी को रिटेन करके रखेगा अपने अंदर। मुझे कहना चाहिए काइनेटिक एनर्जी को रिटेन करके रखेगा अपने अंदर। तो मुझे लगता है अब कोई डाउट नहीं रहा होगा कि अगर एक गेंद को आप ऊपर की तरफ फेंके तो वो गेंद आपके हाथों में ही आके गिरेगी। तो फिर आगे बढ़ते हैं बिना कोई मन में डाउट रखे। आपने जमीन से गेंद को फेंका, आपने काट से गेंद को फेंका, ये काट मूव कर रहा है दाहिनी ओर कांस्टेंट स्पीड से। तो जब आप इसे थ्रो करेंगे तो 1 सेकंड बाद मान ले कि गेंद लेफ्ट हैंड साइड में एक सर्टेन डिस्टेंस तक ऊपर चढ़ा, तो दूसरे केस में भी आप अपने रेस्पेक्ट में गेंद को उतना ही ऊपर देखेंगे, क्योंकि दोनों मोशन में आप कोई अंतर नहीं ढूंढ पाएंगे। लेकिन चूंकि आप भी आगे बढ़ रहे हैं और ठीक आपके ऊपर ही गेंद है, तो ये बॉल भी आगे बढ़ रहा है। इसका मतलब इस बॉल का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को डिसाइड करेगा पहला वाला केस, और इसके हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट को डिसाइड करेगा आपका काट का डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आप ये पता लगा ले कि फर्स्ट केस में इस बॉल का मोशन कैसा है, तो आप ये पता लगा सकते हैं सेकंड केस में कितने समय बाद ये बॉल कितना ऊपर होगा। और अगर आपको इस काट का मोशन पता है तो आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि एक सर्टेन टाइम बाद ये बॉल एक्स एक्सिस में कितना आगे बढ़ा होगा, अर्थात हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना आगे बढ़ा होगा। उन दोनों को मिला के आप इसका पोजीशन लोकेट कर सकते हैं। अर्थात अगर ये ओरिजिन से शुरू हुआ था तो फिर इसका जो एब्सिसा है उसे हम डिसाइड कर सकते हैं काट के मोशन से, और इसका जो ऑर्डिनेट है इसे हम डिसाइड कर सकते हैं पहले केस से, अर्थात जब आप ग्राउंड में खड़े हैं और बॉल को फेंक रहे हैं ऊपर की तरफ, उस मोशन से डिसाइड कर सकते हैं। तो फिर ये बॉल का मोशन जो है, इसका जो वाई एक्सिस में मोशन है, वो हमेशा पहले केस के मोशन से डिसाइडेड होगा, और इसका एक्स एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट इस काट के मोशन से डिसाइडेड होगा। और ये जो मोशन आपको दिखा सेकंड केस में, इसी को कहा जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन। अब एक बार बॉल के रेस्पेक्ट में सोचते हैं। आपने बॉल को जब थ्रो किया था तो आप काट के साथ आगे बढ़ रहे थे एक सर्टेन स्पीड से, और इन दोनों ही केसेस में आपने बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो किया एक सर्टेन स्पीड से। वो सर्टेन स्पीड है uv, अर्थात इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल, और काट का जो वेलोसिटी है वो है uh, अर्थात इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल। तो फिर इस बॉल के रेस्पेक्ट में सोचे, बॉल के पास एक अपना स्पीड था uh, जब आपने इसे फेंका नहीं था, आपके हाथों में था बॉल, तो इसके पास एक स्पीड था uh, जो कि इस काट के पास था, काट के कारण आपके पास था, और वही स्पीड आपके कारण इस बॉल के पास था। अब आपने इसे फेंक दिया ऊपर की तरफ uv के स्पीड से या uv के वेलोसिटी से। तो फिर इस बॉल का जो वेलोसिटी होगा विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये वेलोसिटी कैसा होगा? ये वेलोसिटी दो वेलोसिटीज का मिला जुला रूप होगा। इस बॉल के पास पहले से था uh, आप इसे दे रहे uv, दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर। तो फिर इन दोनों वेलोसिटीज के कारण
इस बॉल को जो नेट वेलोसिटी मिलेगा वो नेट वेलोसिटी कैसा होगा? वो नेट वेलोसिटी होगा uv और uh का वेक्टर एडिशन, कुछ ऐसा। इसका मतलब आप अगर सिर्फ बॉल के रेस्पेक्ट से सोचे तो इस बॉल के लिए इसका जो स्पीड है रिलीज होने के बाद, ये स्पीड है u और उसका डायरेक्शन है एक सर्टेन एंगल में, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एक सर्टेन एंगल में। इसका मतलब अगर ग्राउंड से हम इस बॉल को उसी डायरेक्शन में उसी स्पीड से फेंके तो उस बॉल का मोशन ऐसा ही होगा। तो अगर मान ले कि हमें बताया जाए कि एक बॉल को या एक ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से फेंका गया, अर्थात उसका जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो है u और उसका डायरेक्शन कुछ ऐसा है कि वो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो उस प्रोजेक्टाइल मोशन को आप कैसे ट्रैक करेंगे? तो देखिए, पिछले केस में हमने क्या किया था, दो वेलोसिटीज को मिला के एक रिजल्टेंट वेलोसिटी u बना था। तो अगर उन दोनों का वेक्टर एडिशन u था, जिन दोनों ने ये डिसाइड किया था कि इस बॉल का मोशन कैसा होगा, तो फिर अब अगर हम इस u को दो कंपोनेंट में स्प्लिट कर दे तो हम कर ही सकते हैं। इसे हमने स्प्लिट कर दिया इसके वर्टिकल कंपोनेंट और इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में। इसका वर्टिकल कंपोनेंट जो है ये बनेगा u sin थीटा, उसका मैग्नीट्यूड का बात कर रहा हूं मैं, और इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा ये होगा u कोसाइन ऑफ थीटा। इसका मतलब इस बॉल का जो मोशन है ये दो मोशन से गाइडेड होंगे, एक तो u इंटू साइन ऑफ थीटा और दूसरा u इंटू कोसाइन ऑफ थीटा। जबकि इस बॉल का x एक्सिस में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कांस्टेंट होगा, जिसे डिसाइड करेगा u इंटू कोसाइन ऑफ थीटा, और इसके y एक्सिस का जो डिस्प्लेसमेंट है इसे डिसाइड करेगा वो मोशन। जबकि आप ग्राउंड में खड़े हैं और आपने एक बॉल को थ्रो किया u इंटू साइन ऑफ थीटा के स्पीड से ऊपर की तरफ। तो इस तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन का जो पाथ होता है इसे ट्रैक करने के लिए, या जो भी बाकी चीजें होते हैं उन सब चीजों में मैं आगे चर्चा करूंगा, तो जो भी बाकी चीजें होते हैं उन्हें डिसाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, जिस इनिशियल वेलोसिटी से इस ऑब्जेक्ट को फेंका गया और जिस एंगल में इसे फेंका गया, इन दोनों डेटा से हम सबसे पहले ये पता लगा लेते हैं कि इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा इस इनिशियल वेलोसिटी का और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा। फिर उन दोनों वेलोसिटीज से वर्टिकल मोशन और हॉरिजॉन्टल मोशन, इन दोनों मोशंस को मिलाते हुए हम इसे ट्रैक कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन से एसोसिएटेड दो टर्म्स पे। पहला तो है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट और दूसरा है प्रोजेक्टाइल मोशन में एक प्रोजेक्टाइल का रेंज। तो इसके लिए सबसे पहले चलिए कंसीडर कर लेते हैं एक प्रोजेक्टाइल जिसे कि इस पॉइंट से प्रोजेक्ट किया गया इनिशियल वेलोसिटी u से, और जो कि ग्राउंड के साथ एक एंगल बना रहा है, वो एंगल है थीटा। तो ये कुछ इस पाथ में प्रोपगेट करेगा, कुछ ऐसे। यहां पर इसका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है, ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, इसका मतलब होता है ये कितनी देर हवा में रहा, अर्थात यहां से जो इसने अपना मोशन शुरू किया और ये इस पाथ से होते हुए यहां तक पहुंचा, तो इस पूरे इसके जो मोशन है, इस मोशन के दौरान ये कितने समय तक हवा में रहा, ये होता है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। और रेंज ये होता है जहां से इसे फेंका गया, वहां से जहां पर ये गिरा वहां तक का डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो गया इसका रेंज। तो सबसे पहले हम पता लगाएंगे टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। जैसा कि हमें पता है इस प्रोजेक्टाइल का मोशन या फिर इस प्रोजेक्टाइल का जो लोकेशन है उसे अगर हम ट्रैक करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि हमें ये जो इनिशियल वेलोसिटी है, जिस इनिशियल वेलोसिटी से इस प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया गया, इसे दो कंपोनेंट्स में
स्प्लिट करना होगा, एक तो वर्टिकल कंपोनेंट और दूसरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो जैसे कि हमें पता है कि यहां पर ये वर्टिकल कंपोनेंट होगा u इंटू साइन ऑफ थीटा और इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा ये होगा u इंटू कोसाइन ऑफ थीटा। तो जैसे कि हमें पता है इस प्रोजेक्टाइल का जो पूरा मोशन है या फिर इसका जो लोकेशन है ये डिसाइडेड होगा एक वर्टिकल मोशन जिसका इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा है और एक हॉरिजॉन्टल मोशन जिसका इनिशियल वेलोसिटी u इंटू कोसाइन ऑफ थीटा है, इन दोनों मोशन से। तो देखिए ये कितनी देर हवा में रहेगा, इसे पता करने के लिए हम ये सोचेंगे कि अगर मान ले यहां पर एक गेंद रहे, एक ऑब्जेक्ट रहे जिसे हम u इंटू साइन ऑफ थीटा के स्पीड से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं। इसका जो इनिशियल स्पीड है ये है u इंटू साइन ऑफ थीटा। तो ये y एक्सिस में जहां पर रहेगा, फॉर एग्जांपल इसे हमने ऊपर की तरफ फेंका और ये अभी इस पॉइंट में है, हम कह सकते हैं ये h हाइट ऊपर है ग्राउंड से। तो इस प्रोजेक्टाइल मोशन में भी ये जो प्रोजेक्टाइल होगा ये ग्राउंड से h हाइट ऊपर ही होगा। और कुछ देर बाद मान लीजिए यहां पर है तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में प्रोजेक्टाइल कुछ यहां पर पहुंचेगा और उसी तरह से इस मोशन में ये जो ऑब्जेक्ट है ये जब नीचे गिर जाएगा वापस इसका मोशन कंप्लीट करते हुए, तब ये प्रोजेक्टाइल भी नीचे गिरेगा। अर्थात इस मोशन में इस ऑब्जेक्ट का जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है वही होगा इस प्रोजेक्टाइल का भी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। और इस मोशन में इस ऑब्जेक्ट का टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हम कैसे पता लगा सकते हैं? देखिए शॉर्टकट तरीके से अगर हम पता लगाएं, मैं कोई मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं लिखूंगा, तो शॉर्टकट तरीके से अगर हम पता लगाएं तो देखिए यहां पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो नीचे की तरफ काम कर रहा है और जिसका मैग्नीट्यूड है g, और हमने इसे ऊपर की तरफ फेंका u इंटू साइन ऑफ थीटा के इनिशियल स्पीड से। तो जब ये बिल्कुल टॉप में पहुंचेगा तो यहां पहुंचने का जो टाइम होगा, चलिए मान लेते हैं वो टाइम है t डैश। तो ये t डैश होना कितना चाहिए? u इंटू साइन ऑफ थीटा के इनिशियल स्पीड से हमने इसे फेंका, चूंकि g एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ काम कर रहा है, अर्थात इस स्पीड को वो घटाते रहेगा हर सेकेंड g के मैग्नीट्यूड से। अर्थात अभी मान ले कि ये g जो है ये है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड और हमने एक बॉल को फेंका 40 मीटर पर सेकेंड से, तो हर सेकेंड 10 मीटर पर सेकेंड का स्पीड घटेगा। यही तो मतलब होता है एक्सीलरेशन का। अगर ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है, अर्थात ये अगर स्पीड को घटा रहा है तो ये उस रेट से स्पीड को घटाएगा जो कि इसका न्यूमेरिक वैल्यू है। तो u इंटू साइन ऑफ थीटा के स्पीड से हमने इसे फेंका, हर सेकेंड g के न्यूमेरिक वैल्यू के बराबर उसका जो स्पीड है वो घट रहा है। तो जब ये टॉप में पहुंचेगा, चूंकि इसका जो स्पीड होगा ये होगा 0, तो टॉप में पहुंचने में इसे समय कितना लगेगा? वो होगा u इंटू साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई g। देख ले, अगर 40 मीटर पर सेकंड से आप फेंकते हैं, g का वैल्यू अगर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड है तो हर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड का स्पीड घटते जाएगा। जब ये टॉप में पहुंचेगा तो इसका स्पीड होगा 0 मीटर पर सेकंड, अर्थात कितना समय लगा? 40 से 30 मीटर पर सेकंड में 1 सेकंड, 30 से 20 होने में और 1 सेकंड, 20 से 10 होने में एक और सेकंड और 10 से 0 होने में एक और सेकंड, अर्थात टाइम कितना लगा? 40 डिवाइडेड बाई 10 सेकंड। तो ये तो था नीचे से ऊपर जाने में कितना समय लगेगा, और इस दूसरे फिगर में देखें तो यहां से यहां टॉप तक पहुंचने में इसे जितना समय लगेगा ये है t डैश। और हमने ये देखा था कि एक ऑब्जेक्ट को अगर हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो इसे बिल्कुल टॉप तक पहुंचने में जितना समय लगता है, टॉप से ग्राउंड में वापस आने में उतना ही समय लगता है। तो हम इस फिगर में कह सकते हैं कि इस प्रोजेक्टाइल को यहां टॉप तक पहुंचने में जितना समय लगेगा उतना ही समय फिर से लगेगा इस जगह से इसे ग्राउंड में आने तक, प्रोवाइडेड दैट जो एरियल ड्रैग होगा उसे हम इग्नोर करेंगे। तो फिर से t डैश सेकंड। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, इसे अगर हम t से डिनोट करें तो हम कह सकते हैं t टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ये होगा 2 इंटू टी डैश। तो हम कह सकते हैं टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ये होता है 2 इंटू u इंटू साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय g। ये हो गया टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। अब देखें हम पता लगाएंगे रेंज।
रेंज हम कैसे पता लगाएंगे? आप मान ले कि आप एक ट्रॉली में हैं और आपने इस गेंद को फेंका और वो ट्रॉली u इंटू कोसाइन ऑफ थीटा के स्पीड से इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, और ये गेंद आपने फेंका ऊपर की तरफ u इंटू साइन ऑफ थीटा के स्पीड से, तो ये गेंद हमेशा आपके ऊपर ही रहेगा। और जब ये गेंद टोटल t सेकेंड तक हवा में रहे, तो जब ये गिरेगा ये उतना ही x एक्सिस में या x एक्सिस के डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रैवल करेगा जितना कि आपने किया। और आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? आपने डिस्टेंस ट्रैवल किया u इंटू कोसाइन ऑफ थीटा इंटू टी, क्योंकि आपका स्पीड तो कांस्टेंट है। तो ये जो रेंज होगा, इन शॉर्ट हम इसे r से डिनोट करते हैं, तो ये r ये होगा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इंटू u इंटू कोसाइन ऑफ थीटा, u इंटू कोसाइन ऑफ थीटा। सो इसे हम कह सकते हैं कि 2 इंटू यू इंटू साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई जी, जो कि है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, इंटू यू इंटू कोसाइन ऑफ थीटा। तो ये रेंज ये बन गया 2 इंटू यू स्क्वायर्ड इंटू साइन ऑफ थीटा इंटू कोसाइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय जी।